एक चीज और होती है आप सब लोगों के लिए कि दो तरीके हैं रिवीजन के, है ना। एक है जस्ट क्लास के 3-4 घंटे में जल्दी से रिवाइज कर लो, और एक क्लास स्टार्ट होने के पहले करना होता है, वो आप मॉर्निंग में कर सकते हो। आधा घंटा रखो, तीनों सब्जेक्ट के नोट्स को खाली देख कर आओ, इससे ज्यादा समय नहीं। सुबह के समय ना 8 बजे की क्लास से पहले आधा घंटा रखा करो कि देखने के लिए, वो एक तरीका है। अब उसके बीच में तेरे को जो असाइनमेंट मिला है ना, डीपीपी, वो सॉल्व कर। तो पहला चार मान ले 3 बजे तेरी क्लास कितने बजे, 2 बजे और होती है, तो 2 बजे से 6 बजे के बीच में तू एक बार नोट्स पढ़ ले अच्छे से। 6 से 10 के बीच में तुझे जो डीपीपी सॉल्व करनी है, जो करना वो कर ले, सही है। फिर अगले दिन यहां आने से पहले एक बार नोट्स को देख कर आ, लास्ट डे के, क्लियर है। अच्छा, दूसरी चीज क्या होगी, जब चैप्टर आगे बढ़ जाएगा ना, तो तुझे भी नोट्स में समय लगा करेगा, तो पूरा पूरा रिवाइज करने की कोशिश कर। जैसे मैंने आज पिछले 2 दिन के किए, कल मैं 3 दिन के करूंगा, पर टाइम भी घटता जाता है रिवीजन का। फिर तू बार बार करता है ना, तो मेरे को मान लिया 1 घंटा लग रहा था, फिर मैं आधे घंटे में ही पूरा कर पा रहा हूँ रिवाइज। अब तेरे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, अब तू सिर्फ भूलेगा उसका डाटा। उस डाटा के लिए मैंने तेरे को तरीका बता दिया, सही है। नोट्स यहीं बनाने हैं, हैं? नोट्स क्लास में बनाऊ ना। तो कॉपी में क्या लिखते हो बाकी क्लास में? भाई क्लास में लिखो, वो तेरी प्रॉब्लम, मेरी थोड़ी है। अब मुझे एक चीज बता, कंप्यूटर जब जो टाइप करते हैं, वो पहले नीचे देखता है, ऊपर टाइप करता है, कि वो हाथ चलते रहते हैं ऊपर दिखता रहता है? तो बात करो सर से भाई, वो तुम जैसा सर बोले वैसा करो। पर मेरे हिसाब से अलग से नोट्स बनाने का अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है, मेरे ख्याल से नहीं बनेगा, आगे टाइम नहीं बनेगा, ठीक है। वो यही करना आपने, ठीक है। हाँ बेटा, क्वेश्चन अभी मैं क्लास में कैसे बताऊंगा, ठीक है। अभी वैसे बता देता हूँ, लेकिन क्लास में बताऊंगा नहीं मैं किसी की। बेटा इसके नहीं, असर्शन रीजन अभी पढ़ाया क्या है, सेल थ्योरी। भाई ये पता है मैंने सेल थ्योरी नहीं पढ़ाई, हो गया कंटिन्यू। बेटा जो इसके क्वेश्चंस है ना तत्व वाले, है ना, उसको अलग से एक सेशन लगा के कराएंगे। आप सोचो मैं अलग अलग बच्चों को ऐसे बताऊंगा तो समझ ही नहीं आएगा। मैं इसको बताने का तरीका क्या होता है बताता हूँ, वो दे तत्व दे, सिर्फ एक तरीका रहता है उसका, आप अपना करके आ जाओ। 1 से 10 के बीच में कोई डाउट है किसी का, पूछ लो, ऐसे बताया जाता है। 20 से 30 के बीच में, 30 से 40 के बीच में आप अपना क्वेश्चन बोल दो, मैं बता दूंगा। नहीं तो आप सोचो इंडिविजुअल में एक एक को अलग अलग बताऊंगा तो मेरे को 250 साल लग जाएंगे एक चैप्टर का बताने में। समझ आया बेटा? यस। तो हम एक पूरा सेशन लगाएंगे, जैसे मैंने सामने में रोक लिया, आपको बोला कि जो जो बच्चे को पूछना आ जाओ। 1 से 10 के बीच में किसकी कोई डाउट है, ऐसे ही मैं उसके भी बताऊंगा, डीपीपी जो मैं दूंगा अपनी पर्सनल, उसके डाउट मैं ही बताऊंगा आपको, ठीक है। डोपाकेट में डाउट 150 क्वेश्चन दे दिए, तो मैं बोलूंगा 1 से 20 के बीच में कोई डाउट है? यहाँ पे अलग से क्लास लूंगा, क्लास में पढ़ाऊंगा नहीं, उसकी क्लास अलग लूंगा भाई। यार डाउट सेशन लगा दूंगा ना, एक दो तो पूछ ले, मैं क्लास में बताऊंगा थोड़ी यार, पढ़ाऊंगा ना उस समय तो। सब बच्चों के डाउट होते नहीं है ना, है तो बता, बैच कौन सा तुम्हारा, फिर बोले तो बच्चे कैसा करेंगे, डाउट मेरे को छोड़ दे, मैं अपने आप करा दूंगा सारे, डाउट नहीं बचेंगे तुम्हारे। बाकी है बेटा, कल प्रिंट पे गई है, मेरे को ये तो पता है। यार मैं उनका अपना तरीका, मैं थोड़ी बोलूंगा। वो बात कर लेना नहीं यार, तुम खुद से करो ना टीचर से बात, तुम अपने आप से करो। हाँ, कोई बड़ी चीज थोड़ी है वो, बात कर ले, क्या हो गया। स्टार्ट करेंगे भाई, पहले मुझे जरा कल वाले टॉपिक को एक बार रिवाइज करना है, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट को।
मैं फटाफट से रिवाइज करूंगा, सारे बच्चे देखेंगे सिर्फ, उसके बाद जो चीजें लिखवाने की मैं लिखवा दूंगा, ठीक है? सिर्फ ध्यान से सुनेंगे अब इस बात को। हमारे पास टॉपिक का नाम है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, ठीक है? टॉपिक का नाम है हमारे पास मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, ठीक है? हम लोग बात कर रहे हैं मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट की। मैंने एक टेबल दी थी, उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको समझाने जा रहा हूं। मैं चाहूंगा कि आप ध्यान से देखें और कोई, चलिए आइए जल्दी से, सिर्फ बोर्ड पे देखेंगे, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में समझा रहा हूं, ठीक है? क्लियर है? ठीक है। मेरे पास, लिखना नहीं इसको, सिर्फ समझ लो, बाद में अगर जरूरत पड़ेगी तो लिख लेना। मैं मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा हूं, ठीक? मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में हमारे पास ये कैसी आवाज आ रही है? इधर ध्यान दो, इधर उधर ध्यान रखा करो थोड़ा, ठीक? ठीक है, चलो। जो पकड़ा गया ना बेटा, ध्यान रखना, तुम्हें भी पता ही नहीं है। हाँ, तुम एपी सर के पास वो लेके जाओगे ना चिट्ठी, है ना, वो 2 बार निकाल देंगे यहां से, है ना? ध्यान रखना प्लीज, इस पे ध्यान रखो जो बता रहा हूँ, ठीक है? ये वाला नहीं चला और वो चल रहा है, ठीक है? इधर ध्यान रखो, मैं बताता हूँ। देखो, हमारे पास टॉपिक का नाम है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, ठीक है? पहले सुन लो, मैं कुछ पढ़ा नहीं था, इधर ध्यान रखो बस। टॉपिक का नाम मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट है। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट 2 तरीके से हम कराते हैं, एक बल्क ट्रांसपोर्ट और एक स्पेसिफिक टाइप का अलग। बल्क ट्रांसपोर्ट के लिए हमने एक बताया था एंडोसाइटोसिस, यस, और दूसरा बताया था एक्सोसाइटोसिस। मुझे लग रहा है इस बात में कोई डाउट नहीं है आपको, एंडो और एक्सो, ये 2 तरह का हमने बल्क ट्रांसपोर्ट बताया था, सही है? ये 2 तरीके का हमने बताया था। अब एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस जो हमारे पास है, ठीक है, वो बल्क ट्रांसपोर्ट है। और एंडो में हमने बोला था फैगो और पिन्नो, फैगो मतलब सॉलिड, पिन्नो मतलब लिक्विड। अब हमने क्या बोला था, जब स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट की बात करी थी तो हमने ये मेम्ब्रेन बनाई थी, ठीक है? ये मेम्ब्रेन बनाई थी, ठीक है? इस मेम्ब्रेन में ध्यान देंगे, मेम्ब्रेन में हमने ये बोला था कि मेम्ब्रेन जो होती है, ये जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन लिपिड की बाइलेयर है, ठीक है? यस। हमने बोला कि जो गैस है, ठीक है, पानी है और न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। गैस जाती है ऐसे पार्शियल प्रेशर से, किससे जाती है? पार्शियल प्रेशर से गैस मूव करती है मेम्ब्रेन के आर पार, ठीक है? मेम्ब्रेन के आर पार गैस मूव कर जाती है पार्शियल प्रेशर से, वो जाती है डिफ्यूजन से। मतलब अगर यहां पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन या प्रेशर 100 है, यहां ऑक्सीजन का प्रेशर अगर मान लो 80 है, 40 ले लेते हैं कुछ भी, तो इधर से इधर आएगा, यहां ज्यादा होगा तो इधर से इधर जाएगा। पानी भी ऐसे के ऐसा मूव करता है, पानी की इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। यहां तक समझ में आ रही है? कोई डाउट है? नहीं। अब हम क्या बात कर रहे हैं? न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब है लिपिड, यस, ठीक है, क्लियर है? लिपिड मॉलिक्यूल भी यहां से ऐसे ही आ जाता है सिंपल डिफ्यूजन से। कैसे आता है? सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है? ठीक है, ये लास्ट हमने बात करी थी। तो अगर आपसे पूछा जाए किस किस चीज का ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन के आर पार सिंपल डिफ्यूजन से होता है? गैस का, पानी का और न्यूट्रल का। पानी की मूवमेंट को हम क्या नाम देते हैं? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस सिंपल डिफ्यूजन की एक टाइप होती है, सही है?
सिंपल डिफ्यूजन अगर पानी का हो तो उसे क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस। कोई डाउट है इस बात में? बोलो। ठीक है, क्लियर, सही है। ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन के आर पार हो रही है। अब हम ये कह रहे हैं बेटा, मेरे पास पोलर मॉलिक्यूल है, ये पोलर मॉलिक्यूल है। मान लो ये ग्लूकोज है, ठीक है, ये सोडियम है, ठीक है, और मान लो ये गोल्ड है, ऐसा मान लेते हैं। तो अगर आप ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को, तो यहां पर ये चैनल है, चल गया ऐसी, इधर ध्यान दो, समझ आया? हाँ, ये वो बच्चे हैं जो ओएमआर भरते वक्त ओएमआर दूसरा भर रहा होता है, उधर ही ध्यान होता है। हाँ, उसकी ओएमआर गलत तो नहीं भर गई, अपनी पे ध्यान दो लो भाई, ओएमआर पे नहीं। हाँ, फिर तुम कहोगे सिली मिस्टेक हो गया और पेपर छूट गया। इधर ध्यान दो, ये ग्लूकोज का चैनल है, ये सोडियम का चैनल है मान लेते हैं, ठीक है। गोल्ड का इस पे चैनल नहीं है। तो सबसे पहली बात, ये जो लिपिड की मेम्ब्रेन है, ये सिलेक्टिव परमिएबल है। सिलेक्टिव परमिएबल का मतलब होता है ये कुछ चीजों को जाने देगी, कुछ को जाने नहीं देगी। ये समझ में आया? मेम्ब्रेन कैसे सिलेक्ट करती है, किसके आधार पे सिलेक्ट करती है? इधर ध्यान दे बेटा, मेम्ब्रेन सिलेक्ट करती है चैनल के आधार पे, कि जिस चीज का चैनल होगा वो चीज मूव करेगी, जिसका चैनल नहीं होगा वो चीज मूव नहीं करेगी। इस बात में कोई डाउट है? गोल्ड का चैनल नहीं है तो ये गोल्ड मूव नहीं करेगा। क्लियर है? ठीक है, सही है। अब सुनो ध्यान से, ये पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब क्या है, मान लो यहां ग्लूकोज 100 है और यहां 10 है, तो इसे पैसिव ट्रांसपोर्ट कह रहे हैं। इसे हम क्या बोल रहे हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट। कोई डाउट नहीं? पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है बेटा, सुनते रहो ध्यान से, जिसमें एटीपी खर्च नहीं होती। सिंपल डिफ्यूजन भी पैसिव है, ये भी पैसिव है। इन दोनों में एनर्जी नहीं लग रही, इसमें भी नहीं लग रही, इसमें भी नहीं लग रही। अब एक तरीका और हो सकता है बेटा, हमारे पास किसी चीज का पंप हो सकता है। पंप क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए होता है। तो मान लो मेरे पास यहां पर बाहर 10 सोडियम है, अंदर मान लेते हैं 100 सोडियम है, ठीक है। तो लो कंसंट्रेशन से हाई की तरफ आ रहा है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ही कर पाएंगे, ठीक है। फिर रिपीट कर रहा हूं, दोबारा सुनेंगे। हमारे पास मेम्ब्रेन के आर पार ट्रांसपोर्ट कई तरीके से होता है। पहला तरीका है सिंपल डिफ्यूजन, जो गैस का होगा, पानी का होगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल का होगा, सही है। उसके अलावा चैनल और पंप से होता है। चैनल वाले ट्रांसपोर्ट को कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसमें भी एनर्जी नहीं लग रही, इसमें भी एनर्जी नहीं लग रही। इस वाले को बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं बेटा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कह रहे हैं, जो पंप के थ्रू हो रहा है। क्लियर है? ठीक है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है, इसमें यहां एटीपी खर्च करनी पड़ेगी, ये पंप के थ्रू होगा। सिलेक्टिव परमिएबल का मतलब है कुछ चीजें चली गई, कुछ चीजें नहीं गई। यहां तक समझ में आ रहा है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारे पास एक एग्जांपल दिया है सोडियम पोटेशियम पंप का। ये न्यूरॉन में मिलते हैं आपके पास। न्यूरॉन में ये जो एक्सॉन होता है ना, उसकी मेम्ब्रेन पर होते हैं। और वो क्या करते हैं बेटा, वो क्या करते हैं, ये सोडियम पोटेशियम पंप कैसे काम करते हैं, ये रहा, ये सोडियम पोटेशियम पंप है। वो अंदर से 3 सोडियम बाहर ले जाता है और बाहर से 2 पोटेशियम अंदर लाता है। ये ऐसे काम करता है। तो अगर आप ध्यान से देखो, अंदर से 3 पोटेशियम बाहर ले जा रहा है, ठीक है। कहां कंसंट्रेशन ज्यादा है सोडियम की, बाहर या अंदर? एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, बाहर ज्यादा है। भाई देखो, अगर मैं ज्यादा से कम की तरफ ले जा रहा हूं तो पैसिव होता ना, पहले ही कम है, ज्यादा की तरफ ले जा रहे हैं तो एक्टिव है। बोलो, समझ में आ रहा है? तो सोडियम पोटेशियम पंप किसका एग्जांपल है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। यहां तक कोई डाउट है? ठीक है।
तो मेम्ब्रेन के आर पर क्या क्या चीजें मूव करती है? एक हो सकता है बल्क ट्रांसपोर्ट, फिर स्पेसिफिक में सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटी डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सिंपल डिफ्यूजन में गैस का होगा, पानी का होगा, उसे बोलेंगे ऑस्मोसिस। लिपिड का होगा, ठीक है। अब ये हाई टू लो जा रहा है, ये कैसे जा रहा है? हाई कंसंट्रेशन टू लो। तो इसके लिए एक वर्ड लिखते हैं, अलोंग। अलोंग का मतलब होता है कंसंट्रेशन की दिशा में, ग्रेडियंट। ध्यान से सुन मेरी बात, देख इधर, इधर 10 है, इधर 2 है, अंतर कितने का है? 8 का। इस डिफरेंस को कहते हैं ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट। अगर अंतर के अनुसार जाए, और एक डायरेक्शन ये हो सकती है, इस वाली को कहते हैं अलोंग। क्या बोलते हैं? अलोंग, मतलब अंतर के अनुसार जा रहा है, अलोंग, अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यस। अब कम से ज्यादा की तरफ जा रहा है, अगेंस्ट, खिलाफ जा रहा है। ये वाले वर्ड समझ में आ रहे हैं सबको? ये वाले वर्ड सारे समझ में आए? किसको नहीं आया पूछो। अलोंग का मतलब होता है हाई से लो की तरफ जाना, खिलाफ मतलब लो से हाई जाना। तो इसमें अगेंस्ट होगा, इसमें अलोंग होगा, इसमें अलोंग होगा। क्लियर है? ग्रेडियंट मतलब अंतर, ठीक है। यहां अंतर अभी 8 का था, अब ये इधर चला जाएगा तो अंतर कितना बचेगा? एक मॉलिक्यूल इधर चला गया, कितना अंतर बचा? अनपढ़ बच्चों, ये 9 बचेगा, ये 3 हो गया, 6 का आएगा। कौन कौन है 7 वाला? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? सुनो ध्यान से, अगर ये चीज इधर मूव करेगी तो अंतर खत्म होता है, अंतर खत्म होता है। अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो अंतर बढ़ेगा। यस भाई, मैं एक इधर ले जाऊं, यहां 2 है ना, यहां 10 है, अभी 8 का अंतर है, मैं एक उधर ले जाऊं तो 10 का अंतर हो जाएगा, इधर 1 रह जाएगा, उधर 11 हो जाएगा। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट अंतर बढ़ाता है, फैसिलिटी डिफ्यूजन अंतर घटाता है। अंतर के लिए क्या वर्ड है? ग्रेडियंट। तो अंतर को कम करने की तरफ जाएं, अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अंतर को बढ़ाने की तरफ जाएं, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कोई डाउट? कर ले जाओगे? बोलो बेटा, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हम लोग इसको लिखेंगे। हमने लास्ट ये चीज लिखनी थी, अगर जिसने लिख ली है ठीक है, मैं लिख देता हूं। सिंपल भाई, ये जरूरत तो नहीं है तुम्हें, मैं छोड़ दूंगा ये नोट्स में ऐसे ही, कोई लिखना चाहे लिख लो। कहां क्या बोला तो मैंने अलग से बताया, ये वाला देख लेते हैं। हाँ भाई, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये अलोंग है, हाई टू लो लिख ले, है ये भी अलोंग है, हाई टू लो, ये अगेंस्ट है, ठीक है। प्रोटीन इन्वॉल्व? नो। यस, यस बेटा, प्लीज पढ़ाई पे फोकस करो। एटीपी? नो, नो। तो ये पैसिव है, ये पैसिव है, ये एक्टिव है। इसका एग्जांपल पानी, उसको क्या बोलोगे? गैस। और न्यूट्रल मॉलिक्यूल। फैसिलेटेड में पोलर, सही है। किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ चैनल। एनसीईआरटी इस चैनल को कैरियर लिख रही है, कैरियर, कैरियर, कैरियर प्रोटीन, सही है। चैनल को क्या लिख रही है? कैरियर प्रोटीन। और ये किसकी वजह से होगा? इसमें भी पोलर है, किसके लिए? ड्यू टू पंप। कर लोगे सारे? कोई डाउट है? पूछ लो भाई, कोई पूछना चाह रहा हूं, पूछ ले भाई।
कुछ भी नहीं पूछेगा? क्या खा रहा है तू? पानी पी रहा है? अकेले अकेले खा रहा है मतलब छुपा के? है? वो तो नहीं आता तुम सतमोला वगैरह लेके आते हो? है? वो संतरे वाली गोली कुछ है? नहीं? हाँ। है? किसमें प्रोटीन इन्वॉल्व है इसमें? बेटा फैसिलिटेड का मतलब होता है कि डिफ्यूजन का मतलब है हाई से लो जाना। अगर उसमें चैनल लगा है तो वो जल्दी हो रहा है। समझ ध्यान से, तो फैसिलिटेड का मतलब मदद हो रही है। प्रोटीन का मतलब चैनल की बात हो रही है यार। यहां चैनल है और यहां क्या है? पंप। चैनल और पंप दोनों के किसके बने हुए हैं? प्रोटीन के। ये बोल रहा है। हाँ बेटा, एक्चुअल में क्या होता है? सेमी परमिएबल का मतलब होता है कि जैसे हम लोग चार तरह का लिखते हैं। परमिएबल मतलब पानी और सोल्यूट दोनों चला जाए, ठीक है। फिर हम लिखते हैं सेमी परमिएबल, सिर्फ पानी चला जाए। सिलेक्टिव का मतलब है पानी तो जाए जाए, कुछ सोल्यूट चला जाए। ये डिफरेंस होता है। देख लिया? जल्दी करेंगे। हाँ बेटा बताओ। हाँ। अच्छा ये ऑन नहीं है, अच्छा अच्छा। लिख लिया? लिख लो जल्दी से। घर बनाओगे नोट्स? यहीं बना लो। हाँ। मूव कर रास्ता, ठीक है। कि तुम्हें नहीं, बहुत सारा चैनल होता है, वो हर एक सेल का अलग अलग होता है। तुम्हें ये याद नहीं करना किस मेम्ब्रेन पे कौन सा है। तुम्हें तो ये याद करना है कि पोलर मॉलिक्यूल का चैनल होता है। अब मान लो मैं तुमसे पूछूं फ्रक्टोज पानी में घुलता है? हाँ घुलता है, तो उसका चैनल हो सकता है। ठीक है, उसी का चैनल होगा शेप के हिसाब से। चैनल किसका बना है? प्रोटीन का। प्रोटीन की अपनी एक अलग शेप होती है। हाँ उसकी शेप, ग्लूकोज के चैनल की शेप अलग होगी, फ्रक्टोज की अलग होगी। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन की खास बात क्या है? वो अलग अलग शेप बना सकता है। ठीक है, बोल क्या कह रहा है बच्चे? ठीक है, और पूछो। हाँ बेटा मेरी बात नहीं समझ रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि क्या इनमें चैनल इन्वॉल्व है सिंपल डिफ्यूजन में? नहीं। इसमें चैनल इन्वॉल्व है इस वाले में, और इसमें पंप इन्वॉल्व है। दोनों किसके बने हैं? प्रोटीन के। ये कह रहा हूं। पूछो। हाँ बेटा, चैनल से सिर्फ पैसिव होगा। अगर एक्टिव हो रहा है तो उस चैनल का नाम बदल के पंप कर देते हैं। ठीक है, तो हम पंप जो है वो एक्टिव के लिए बोलते हैं। ठीक है, और पूछो। बस लिख लिया? चले आगे सेल वॉल पढ़ते हैं। जल्दी करो जल्दी। लाइट चली गई क्या? क्या हुआ? क्या करूं इसका? क्या हुआ बताना इसमें। मर्जी है तेरी। तेरे को डिफरेंस दिख रहा है तो लिख ले जो मिल रहा है। तो नहीं बनाऊं फिर डायग्राम? बेटा मैं सेम नहीं पढ़ा सकता ना सारी क्लासेस में। मैं याद थोड़ी करके आता हूँ कि नहीं ऐसे ही पढ़ाना है। कितना खराब लगेगा? 90% सेम रहता है। बोल बेटा क्या करना है, बोलना है? हाँ, ठीक है, उसको खोल लो भाई। खुला भाई ये? ठीक है, ठीक ठीक। चले, चलते हैं। बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो, टाइम पर पास करो। आ जाओ। चलो सेल वॉल पढ़ेंगे, फिर मैं चीजें बताऊंगा और आगे।
हेडिंग डालो, सेल वॉल पढ़ रहे हैं, चलो अगला टॉपिक है, कोई बात ना, ऐसे नहीं जाएगा मेम्ब्रेन के आसपास। कोई भी सेल को ग्लूकोज लेने के लिए उसका चैनल रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो हेडिंग डालो, सेल वॉल, जल्दी है। हेडिंग डाल लिया, पहले समझाता हूं फिर लिखेंगे। बेटा सिक्रीशन क्या होता है, ग्लैंड्स होती है ना, उसकी मेम्ब्रेन से कोई चीज बाहर फेंकते हैं, उससे सिक्रीशन करते हैं। बेटा उसमें से एक बता दिया, एंडोसाइटोसिस। सिक्रीशन वाले में एक लाइन लिख लो, जो ग्लैंड सेल्स होते हैं ना, लिख लो, मैं बोल देता हूं। सिक्रीशन वाले में एक लाइन लिख लो, सिक्रीशन वाले में एक लाइन लिख लो, आपने कहीं पर लिखा था सिक्रीशन, देखो जल्दी से। ग्लैंड समझते हैं, ग्लैंड्स जिसमें से एंजाइम बनते हैं या हार्मोन बनते हैं, उसमें लिख लो ग्लैंड सेल्स, ग्लैंड्स बेटा ये, हाँ, ग्लैंड सेल्स सिक्रीट हार्मोन्स और एंजाइम्स। ग्लैंड सेल सिक्रीट हार्मोन्स और एंजाइम्स, सही है, हार्मोन्स और एंजाइम्स, ठीक है। ग्लैंड सेल सिक्रीट हार्मोन्स और एंजाइम्स, हाँ बेटा। ठीक है, डिफरेंस ये है कि एक्सोसाइटोसिस में तू वेस्ट बाहर फेंक रहा है और उसमें एंजाइम या हार्मोन बाहर फेंक रहा है। एक्सोसाइटोसिस में थोड़ा ज्यादा अमाउंट में चीजें बाहर फेंकते हैं, सिक्रीशन थोड़ा थोड़ा होता है। अमीबा एक्सोसाइटोसिस करेगा और जो हमारे वाले सेल्स होंगे वो एक्सोसाइटोसिस नहीं करते, वो क्या करते हैं, सिक्रीशन करेंगे। ये डिफरेंस रहेगा, ठीक है। आ जाओ भाई फटाफट से सेल वॉल पे आओ जल्दी से। सबसे पहले मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। एनसीईआरटी लिख रही है कि सेल वॉल प्रेजेंट इन फंजाई एंड प्लांट सेल। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। तुम्हारे पास 5 किंगडम है, एक है मोनेरा, ठीक है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेई और एनिमिलिया। यस, ये 5 किंगडम है। फोकस करो प्लीज, गर्मी सबको लग रही है पर ध्यान दो इधर। ये वाला प्रोकैरियोट है, ये तो हम पढ़ चुके हैं। यस, प्रोटिस्टा में कुछ में सेल वॉल होता है, सम हैव सेल वॉल, सारे प्रोटिस्टा में सेल वॉल नहीं होता। जिन बच्चों को नहीं पता, प्रोटिस्टा एक ग्रुप है, उसमें कई लोग आते हैं, तो सब में सेल वॉल नहीं होती, इनमें दोनों में सेल वॉल होती है, इनमें सेल वॉल है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर मैं यूकैरियोट्स की बात करता हूं, हम बात कर रहे हैं यहां पर किसकी, यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट्स में जिनमें सेल वॉल होती है हमेशा, वो कौन है, फंजाई और प्लांट सेल है। यहां तक समझ में आ रहा है, इसलिए एनसीईआरटी ने लिखा है। दूसरी बार, सेल वॉल एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। सेल वॉल क्या है, एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। नॉन लिविंग स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, जैसे मेम्ब्रेन में चैनल्स वगैरह होते हैं ना, चीजों की मूवमेंट कंट्रोल करती है, बहुत सारा काम करती है। सेल वॉल एक हार्ड स्ट्रक्चर है जो सिर्फ सपोर्ट देती है, जो क्या देती है, सिर्फ सपोर्ट देती है। तो इसलिए हम ये मानते हैं कि सेल वॉल क्या है, एक नॉन लिविंग टाइप का स्ट्रक्चर है जिसके अदर रोल है, पर वो एज सच सेल मेम्ब्रेन की तरह एक्टिव नहीं है। यहां पर लिविंग वर्ड का मतलब है एक्टिव होना, बहुत ज्यादा काम करना। सेल मेम्ब्रेन बहुत काम करती है, चैनल्स होते हैं, पंप होते हैं, गैस मूव करती है। सेल वॉल क्या है, एक डेड टाइप का स्ट्रक्चर है जिसका सिर्फ काम क्या होता है, सपोर्ट देना। क्लियर है, क्या काम होता है, सपोर्ट देना। एक डायग्राम बना रहा हूं, फिर आप लोग लिखेंगे, कृपया करके ध्यान से सुने। ये मान लो एक सेल वॉल है, मेरे पास इसके अंदर ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन। ध्यान से देखें सारे बच्चे, हमारे पास बेटा ये स्ट्रक्चर हमने सेल वॉल मान लो बना रखा है, ये सेल वॉल है, ठीक है, ये सेल वॉल है। सेल वॉल अगर आप ध्यान से देखोगे ना,
कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, उसमें इस तरीके से धागे होते हैं जिनके बीच में गैप्स होते हैं, ऐसे, जिनके बीच में क्या होते हैं, ऐसे गैप्स होते हैं। समझ आ रहा है आपको? सेल वॉल ऐसा कुछ होता है, ठीक है। अब ये हार्ड स्ट्रक्चर है, तो अगर मैं सबसे पहले इसकी बात करूं तो ये क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा शेप। क्या देगा? शेप देगा, ठीक है। दूसरा क्या देगा? रिजिडिटी। रिजिडिटी, हाँ भाई, तुम्हारे ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करता है? स्कल। स्कल एक हार्ड स्ट्रक्चर है, ऐसे ही सेल मेम्ब्रेन सॉफ्ट है, ये हार्ड है। तो ये क्या देगा? मैकेनिकल डैमेज से बचाएगा। किसको बचाएगा? सेल मेम्ब्रेन को। तो सेल मेम्ब्रेन को किससे बचा रहा है? मैकेनिकल डैमेज से। मैकेनिकल डैमेज समझ में आता है? चोट। भाई स्कल क्या काम करता है? मैकेनिकल डैमेज से बचाता है। यस और नो? सही है ना? भाई चोट नहीं लगेगी स्कल की वजह से, सही है? हाँ। उसके बाद देखो जरा एक चीज और देखो, मेरी बात सुनना ध्यान से। अगर आप ध्यान से देखो, ये छोटा मॉलिक्यूल है, मान लो ये हमारे पास छोटा मॉलिक्यूल है, ये इसको माइक्रो मॉलिक्यूल्स कह रहे हैं। ये हमारे पास कोई बड़ा मॉलिक्यूल है जो आपस में चेन जैसा जुड़ा हुआ है, इसको मैक्रो कह रहे हैं। जैसे मैक्रो मॉलिक्यूल्स नॉर्मली क्या होता है, स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, या कोई पॉलीमर टाइप की चीज। तो ये मेरे पास क्या है बेटा, ये बड़ी चीज है, इसको क्या बोल रहे हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल। यस, इसको क्या बोल रहे हैं? माइक्रो मॉलिक्यूल। यस, ये समझ में आ रहा है? अब ये मेरे पास हो सकता है कोई बैक्टीरिया हो, ये हो सकता है कोई बैक्टीरिया हो, बैक्टीरिया प्लांट सेल से छोटा होता है, ये हमारे पास बैक्टीरिया है। बहुत ध्यान से मेरी बात समझने की कोशिश करना। हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन है, जो मेरे पास सेल वॉल है, उसमें से ये माइक्रो मॉलिक्यूल यहां से अंदर चला जाता है, ऐसे इससे होता हुआ अंदर चला जाता है और इसके कांटेक्ट में आ जाता है मेम्ब्रेन के। मेम्ब्रेन पर चैनल होगा तो अंदर चला जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? मेम्ब्रेन के अंदर कोई चैनल होगा जिससे अंदर जा सकता तो चला जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो, सेल मेम्ब्रेन, बोर्ड लिखो नहीं, देखो पहले, सेल मेम्ब्रेन माइक्रो मॉलिक्यूल को जाने देता है, ठीक है। सेल वॉल माइक्रो मॉलिक्यूल को जाने देता है, मैक्रो मॉलिक्यूल को क्या करता है? स्टॉप करता है और किसी इंफेक्शन से बचाता है। समझ आ गया? सेल वॉल क्या क्या काम कर रहा है? माइक्रो मॉलिक्यूल को जाने देगा, मैक्रो को रोक लेगा और एक तरह से इंफेक्शन से बचाएगा। तो सेल वॉल का एक और रोल, प्रिवेंट फ्रॉम इंफेक्शन। यस, प्रिवेंट फ्रॉम इंफेक्शन। अगर मैं एक रोल और लिखूं, मैं लिख सकता हूं प्रिवेंट एंट्री ऑफ, किसकी? मैक्रो और माइक्रो? मैक्रो मॉलिक्यूल, माइक्रो थोड़ी, मैक्रो मॉलिक्यूल बड़ी चीज को अंदर नहीं जाने देगा। समझ में आ रहा है? बोलो, ये चीज समझ में आ रहा है? और उसके अलावा वो वाला फंक्शन तो जरूर होगा कि क्या करेगा बेटा, प्रिवेंट फ्रॉम बर्स्टिंग। यस, सेल को फटने से बचाएगा। क्लियर है? एक सेल टू सेल इंटरेक्शन भी है, वो मैं लिख देता हूं, उसको मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगा। सेल टू सेल इंटरेक्शन जो है उसको मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगा। क्लियर है? ठीक है, मैंने कुछ रोल लिखे हैं, जिसको नहीं समझ में आया फिर बताता हूं। शेप देगी सेल वॉल, रिजिडिटी देगी, और मैकेनिकल डैमेज से बचाएगी, इन्फेक्शन से बचाएगी, बड़ी चीज जा नहीं सकती, और मैक्रोमोलिक्यूल की एंट्री रोकेगी, सेल को फटने से बचाती है। सेल कैसे फटता है? अगर पानी एंटर कर जाए तो मेम्ब्रेन पर दबाव पड़ेगा ऐसे। यस, ठीक है, बोलो, मेम्ब्रेन पे दबाव पड़ेगा और वो मेम्ब्रेन किस पे दबाव डालेगी? सेल वॉल पे। सेल वॉल सेल को फटने से बचाता है। क्लियर है? क्या नहीं समझ आया इसमें, पूछो आप। नहीं पड़ती है, मैक्रो मॉलिक्यूल खुद बनाता है अंदर।
है। मैक्रोमोलिक्यूल वो वही बनाता है जो उसको खुद के लिए जरूरत है, और अगर वो बाहर फेंकेगा तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर फेंक देता है बस। सेल वॉल के बाहर मैक्रोमोलिक्यूल नहीं भेज पाता, वो नहीं जाता। ठीक है। वहीं रुका रहेगा, अंदर नहीं जाएगा फिर वो। तो समझ नहीं रही है बेटा। मान ले इस गेट में छेद है ऐसे, और आगे जाने की जगह नहीं है, वो अंदर आ गया वापसी बाहर चला जाएगा, ऐसे ऐसे करता रहेगा, उसको क्या फर्क पड़ रहा है। अंदर अगर जगह ही नहीं है जाने की तो वो क्या करेगा। कोई मॉलिक्यूल की आंख थोड़ी होती है, अब अंदर नहीं है तो नहीं जाएंगे, वो तो कंसंट्रेशन पे काम करता है। अंदर आ गया, बाहर ज्यादा कंसंट्रेशन या बाहर कम होगी, बाहर चला जाएगा, वो वहां ऐसे घूमता रहेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अंदर तभी जाएगा जब उसका चैनल होगा, है वो तो भी एक्सप्लेन करूंगा। हाँ हाँ, नहीं नहीं सुन ध्यान से, बस्टिंग कैसे रोक रहा है। सेल वॉल ऐसी है, इसके अंदर से पानी आ गया, पानी सेल के अंदर चला गया। अब जब पानी भर गया इसके अंदर, वो फूलेगा, तो बस्टिंग कैसे बचा रहा है कि जो पानी है इस पर दबाव डाल रहा है, बाहर नहीं आ रहा, इस पर दबाव डाल रहा है। जब इस पर दबाव डाल रहा है ना पानी, तो ये बाहर जा रही है, इसको ये बाहर से सपोर्ट दे रहा है बस। समझ आया। हाँ बेटा, फट जाएगा सर। हाँ हाँ, जरूर थोड़ी है। नहीं नहीं, जिसमें सेल वॉल नहीं है उस सेल को रखोगे तो फट ही जाएगा, उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं। आरबीसी जो होते हैं तुम्हारे पास, आरबीसी को नॉर्मल पानी में रखो वो फट जाता है सेल। भाई आरबीसी का साइटोप्लाज्म हाइपरटोनिक होगा, नॉर्मल पानी हाइपोटोनिक है, पानी अंदर जाएगा आरबीसी की सेल फट जाता है। प्लांट का सेल फटता नहीं है आसानी से। कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल सिंगल सेल का फीचर है, आरबीसी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में है ना, कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल किसमें होगा, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में, जैसे अमीबा और यूग्लिना, उनमें हो सकता है। हमारे अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल नहीं होगा। और कुछ, ठीक है। बैक्टीरिया, मुझे एक चीज बता, बैक्टीरिया के अंदर ग्लूकोज होता है, होगा ही, क्यों, ग्लाइकोलिसिस होती है, कंटाप मारूंगा अभी, ग्लाइकोलिसिस होती, मेरी बात तो समझ नहीं रहा। बैक्टीरिया इतना बड़ा है तो ग्लूकोज ये है, और प्लांट सेल बहुत बड़ा है, तो इसके कंपैरिजन में ये छोटा है ना, तो बैक्टीरिया इतना छोटा नहीं होता कि वो सेल वॉल से निकल जाएगा। समझ रहा है। यस। तो सोच ना कि डीएनए मैक्रोमोलिक्यूल है, और वो भी तो बैक्टीरिया के अंदर होता है। नहीं, अब साइज फील कर उसका कि तेरे को समझ में आ जाएगी। आ जाओ चलो। वायरस का साइज भी मैक्रोमोलिक्यूल से बड़ा होता है। वायरस किसका बना है, प्रोटीन का, प्रोटीन तो मैक्रोमोलिक्यूल है। कौन मैक्रोमोलिक्यूल आया, अब वायरस की बात कर रहा, प्लांट वायरस की, तो वायरस तो इसको तोड़ना पड़ेगा सेल वॉल को, बिना सेल वॉल तोड़े कांटेक्ट में नहीं आएगा। हाँ हाँ 100%। और पूछो। प्लांट केस में बैक्टीरिया का डिजीज होता है बेटा, मैं फिर बोल रहा हूं, उसको सेल वॉल तोड़ के इन्फेक्शन करना पड़ेगा सेल, बिना उसके नहीं होगा। एंजाइम हो गया, लिख लो, जल्दी लिखो सब लोग, ठीक है। हाँ बेटा बोल, फर्क कर तभी बताएंगे, अभी बताएंगे उसको। अलग केमिकल का बना होता है सेलुलोज, हेमी सेलुलोज क्या है, अलग केमिकल है। सेलुलोज ग्लूकोज का बना है, हेमी सेलुलोज में दूसरी शुगर्स होती है। अभी कर रहे हैं वो, अभी तो सेल वॉल जस्ट स्टार्ट किया ना, आ रहे हैं उस पे, एल्गी की सेल वॉल पे आ रहे हैं। लिख लिया सबने। ये बताना आपको सेल टू सेल इंटरेक्शन, बाकी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। चलिए आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे एल्गी के सेल वॉल की। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, हम लोग क्या है बेटा,
हमने दो लोगों में सेल वॉल बोली है, किसमें किसमें? फंजाई में और प्लांट में। हम प्लांट की सेल वॉल डिटेल में पढ़ रहे हैं, सही है? किसकी सेल वॉल हम डिटेल में पढ़ रहे हैं? प्लांट की। ठीक है, क्लियर है? हम कैसे डिटेल में पढ़ रहे हैं उसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे पास जो ग्रुप होता है प्लांट किंगडम, ध्यान से देखना, प्लांट किंगडम में हमारे पास एल्गी है और क्या है? ब्रायोफाइट्स हैं, टेरिडो हैं, जिम्नो हैं और एंजियो हैं। यस, इनमें से ये पानी में है, ये किसमें है? पानी में। बाकी के सारे किसमें है? लैंड पे। तो अगर मैं आपको कह रहा हूं कि मैं प्लांट की सेल वॉल पढ़ा रहा हूं, तो मुझे इसकी सेल वॉल अलग बतानी चाहिए, इसकी सेल वॉल अलग बतानी चाहिए। ठीक है, क्लियर? सही है? इसकी सेल वॉल अलग बतानी चाहिए, इसकी सेल वॉल अलग बतानी चाहिए। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो इसीलिए हम पहले एल्गी की सेल वॉल बताएंगे, फिर नॉर्मल प्लांट की सेल वॉल बताएंगे। रीजन क्या है कि एल्गी कहां मिलती है? पानी में, तो उसका एनवायरमेंट अलग है। समझ आ रहा है? इसलिए एनसीईआरटी ने एल्गी की सेल वॉल अलग बताई है और प्लांट की सेल वॉल अलग बताई है। क्लियर है? ठीक है, अब इधर ध्यान दो। ये मान लो एल्गी है, एल्गी की सेल वॉल में हमेशा याद रखो बेटा, किसी भी सेल वॉल में इस तरीके से ये पैरेलल धागे होते हैं, ये होते हैं सेलुलोज के, इन्हें कहते हैं सेलुलोज के माइक्रोफिब्रिल। सेलुलोज का धागा देखो, धागे को कहते हैं फिब्रिल। माइक्रो मतलब बहुत पतला, किसका बना हुआ है? सेलुलोज का। तो हमें यह ध्यान रखना है कि एल्गी की सेल वॉल क्या है? एल्गी एक्वेटिक होती है, एल्गी एक्वेटिक होती है। एक्वेटिक समझ में आता है? एल्गी एक्वेटिक है। इसकी सेल वॉल थोड़ी डिफरेंट होती है, स्लाइट डिफरेंट है। यस और नो? ठीक है, अब उसमें क्या है बेटा, मेन कंपोनेंट किसी भी प्लांट में, मेन कंपोनेंट सेल वॉल का क्या होता है? सेलुलोज। मेन कंपोनेंट क्या होगा? सेलुलोज। ये रहा सेलुलोज, देखो। अब इसके बीच में कुछ चीजें और होती हैं, उसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मतलब उसके बीच में है। ये मैट्रिक्स जो है ये बना होता है, अदर कंपोनेंट में लिख रहा हूं, अदर कंपोनेंट में एनसीईआरटी लिखती है गैलेक्टन, मैनन्स और कैल्शियम कार्बोनेट। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे बेटा, गर्मी है कोई बात नहीं, पढ़ लो, कोई दिक्कत की ऐसी बात नहीं, कोई पाड़ा नहीं टूट गया। बाहर बर्फ थोड़ी पड़ रही है, शिमला में बैठे तुम यहाँ, अभी जाओगे वहां भी गर्मी लग रही होगी, और 4 चक्कर मारते हैं कुछ बच्चे, नीचे घूमते हुए मिलते हैं, है ना? ठीक है, अब उसके बाद एग्जाम टेस्ट हो जाए, तुम्हारे नंबर आ जाए, और जिसके कम आ गए वो मुझे नीचे मिल गया घूमते हुए। सही है, ध्यान रखना है बेटा। मैं सिर्फ आपको क्या समझा रहा हूं, इस पे ध्यान दो। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं पहले सुनो। सेलुलोज क्या होता है भाई? सोनी पीछे ध्यान दे, मस्त हवा लग रही है, सो रहा है, लग रहा है रोडवेज बस में बैठा आराम से, खिड़की से हवा लग रही है। इधर ध्यान दे, सेलुलोज जो है वो ग्लूकोज की चेन है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज प्लांट में क्या है? सेलुलोज। मेन कंपोनेंट यही होता है, इसीलिए प्लांट की सेल वॉल डाइजेस्ट करने के लिए सेलुलेज एंजाइम चाहिए, चाहे वो एल्गी का हो चाहे बाकी प्लांट का। कोई डाउट? पहली बात समझ में आ गई? मेन कंपोनेंट सेलुलोज है जो ग्लूकोज की चेन है। ठीक है, हम एक वर्ड यूज करते हैं, जैसे और भी कौन सी शुगर होती है, गैलेक्टोज एक शुगर होती है, गैलेक्टोज की चेन को गैलेक्टन कहते हैं। मैनोज एक शुगर होती है 6 कार्बन की, उसकी चेन को मैनन कहते हैं। ऐसे ही सेलुलोज का एक और नाम, जैसे तुम्हारे 2 नाम है, घर का नाम अलग नाम, ठीक है, तो ग्लूकोज की चेन को ग्लूकन कह सकते हैं। सही है? बोल बेटा। हाँ, मुंह खोल के कॉन्सेप्ट नहीं, आंख खोल के। ठीक है, हाँ,
ध्यान सुनो, ग्लूकोज की चेन को ग्लूकन, मेनोज की चेन को मैनन, समझ आ रहा है? सही है। गैलेक्टोज की चेन को गैलेक्टन। एल्गी में आप कुछ चीजें पढ़ोगे जब एल्गी की सेल वॉल पढ़ेंगे, एल्जीन, काराजीन, अगार, इनमें ऐसी शुगर्स गैलेक्टोज और मैनोज के पॉलीमर होते हैं। समझ आ रहा है? तो एल्जीन, काराजीन, अगार वो यही चीजें हैं, गैलेक्टन, मैनन वगैरह है। पर तुम्हारे सिलेबस में नहीं पूछेगा कि भाई अगार किसका बना है, बस दिमाग में रखो ग्लूकोज की चेन सेलुलोज है, वो मेन कंपोनेंट है। उसके अलावा और शुगर्स की चेन के कंपाउंड बनते हैं गैलेक्टन और मैनन। और याद रखो, अगर किसी को पानी में रहना है तो खुद को थोड़ा हार्ड बनाना पड़ेगा, तो वहां पर कहीं ना कहीं कुछ सॉल्ट डिपॉजिट होते हैं, जैसे यहां कैल्शियम कार्बोनेट, किसी के अंदर सिलिका होता है, याद है डाइएटम, समझ में आ रहा है? तो कुछ ना कुछ सॉल्ट डिपॉजिट करते हैं। तो क्या क्या हो गया एल्गी में? मेन कंपोनेंट सेलुलोज, गैलेक्टन, मैनन, कैल्शियम कार्बोनेट। एल्गी की अलग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि एल्गी किसमें है? पानी में। कोई डाउट? ठीक है, नोट करेंगे, कर लो बेटा जल्दी। लिख लिया? लिख लिया भाई, एनसीईआरटी पढ़। तुम में से कौन कौन बच्चा पेंसिल छील के रबड़ बना लेता है? हैं? है कोई ऐसा चमत्कारी बच्चा पेंसिल छील के उससे रबड़ बना लेते हैं? कौन कौन है? बना लेता है, शाबाश। है, तूने भी बनाई है? ट्राई करिए। हाँ। देखो ऐसी बातों में कितना मजा आ रहा है, इसको पढ़ लो, ही आएगा। नहीं, मोर पंखी रखते थे, अभी भी रखते होंगे कुछ तो। हाँ हाँ हाँ, सही है। हाँ। है? हाँ, तो बात करना चाहिए और कुछ नहीं। इधर ध्यान दो, इधर पढ़ो। हाँ बेटा, बच्चे सुन, हेमी सेलुलोज का नाम बस हेमी सेलुलोज है, वो भी ऐसे ही किसी शुगर की चेन है। ठीक है? प्लांट अभी हम आगे पढ़ेंगे ना, प्लांट सेल की सेल वॉल बताऊंगा, तो उसमें सेलुलोज मेन कंपोनेंट है। जैसे यहाँ गैलेक्टन मैंने लिखा है ना, वहां पर हेमी सेलुलोज प्रोटीन पैक्टिन है, वो मैं करा रहा हूं। असल में क्या होता है, सेलुलोज धागे की तरीके से होता है, ऐसे लंबे लंबे। ये मान ले सेलुलोज है, ऐसे बहुत सारे सेलुलोज मिलके एक धागा बना देते हैं, इसे सेलुलोज का माइक्रोफिब्रिल बोलते हैं। ठीक है बेटा? क्या चीज? स्लाइड मतलब देख बच्चे, इनकी कंपैरिजन में इसकी सेल वॉल थोड़ी अलग होगी, क्योंकि ये पानी में, ये लैंड में। स्लाइड मतलब थोड़ी अलग है। थोड़ी क्यों, पूरी अलग क्यों नहीं है? क्योंकि सेलुलोज दोनों में है ना? हाँ बेटा, माइक्रोफिब्रिल ये धागे को कह रहे हैं सेलुलोज के। देख, सेलुलोज रैंडम भी हो सकता है, पर लंबे लंबे धागों की फॉर्म में होता है। ठीक है, उसको माइक्रोफिब्रिल। हाँ, गैलेक्टन मैनन कार्बोहाइड्रेट है, शुगर की चेन है। गैलेक्टो शुगर है, मैनो शुगर है, शुगर की चेन में एन लग जाता है। देख, ये कार्बोहाइड्रेट है, बड़ा ग्रुप, उसमें शुगर आती है,
शुगर की चेन आती है, ये पूरा ग्रुप कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट एक बड़ा ग्रुप होता है, ठीक है। हाँ, तूने बायोमोलिक्यूल बिल्कुल कहीं नहीं पढ़ा हुआ है? हाँ भाई, बायोमोलिक्यूल नहीं पढ़ा बिल्कुल, कुछ याद नहीं है, चलो कोई नहीं। फर्क है, माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटीन का होता है, माइक्रोफिब्रिल तो कार्बोहाइड्रेट है ये। चलो आगे चलेंगे, हेडिंग डालो बेटा। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इधर ध्यान दे सारे बच्चे, प्लांट सेल वॉल पढ़ रहे हैं। हेडिंग डालो पहले, प्लांट सेल वॉल, ठीक है। चलो प्लांट सेल वॉल की बात करेंगे, बोर्ड पे ध्यान देंगे सारे बच्चे, प्लांट सेल वॉल की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनो। देखो हमारे पास क्या होता है बेटा, सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो प्लांट सेल वॉल है वो बनी हुई है मेड अप ऑफ, सबसे पहले सेलुलोज है, फिर हेमी सेलुलोज है, और एक चीज है पैक्टिन, और फिर है प्रोटीन। पैक्टिन है और प्रोटीन। मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश करता हूं, आप चीजों को प्लीज ध्यान से देखो, बातें नहीं करो आपस में, क्योंकि क्या होगा अगर आप बात करोगे चीजें मिस हो जाएंगी, फिर डाटा रह जाएगा, कॉन्सेप्ट चला जाएगा। ये देख, ये मान लो सेल वॉल है, ठीक है, ये हमारे पास सेल वॉल है, थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं। ये मान लो ऐसे सेल वॉल है हमारे पास। देखो सेल वॉल में क्या होता है, सेल वॉल में हमारे पास इस तरीके से ये सेलुलोज के धागे हैं, जैसा हमने बताया था, ऐसे सेलुलोज के ये धागे हो सकते हैं, ऐसे इस तरीके से ये सेलुलोज के धागे हैं, ये बना सकते हैं, या दूसरा कलर से बना, अच्छा नहीं लग रहा, पहले वाला ठीक था, नहीं इससे बना देते हैं। ये सेलुलोज के धागे हो गए, ठीक है। यस, इस सेलुलोज के धागों पर इस तरीके से ये पैक्टिन जुड़ा होता है, ऐसे, ये क्या है, पैक्टिन ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। और उसके अलावा इस पैक्टिन पर ये हेमी सेलुलोज जुड़ा हुआ है, ये क्या है, हेमी सेलुलोज है। मेन कंपोनेंट सेलुलोज होता है, और बीच बीच में कहीं कहीं पर हमारे पास ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है। मैं लिख देता हूं, देखो क्या क्या है। मेन कंपोनेंट क्या है, सेलुलोज मेन कंपोनेंट है, ये मेरे पास हेमी सेलुलोज है। अब कुछ लोगों को लगता होगा कि सेलुलोज ग्लूकोज का है, तो हेमी सेलुलोज जो है वो आधा ग्लूकोज होगा या कम ग्लूकोज का, ऐसा कुछ नहीं है। हेमी सेलुलोज अलग शुगर्स का बनता है, गैलेक्टोज का बनता है और दूसरी शुगर्स होती है, उसमें ग्लूकोज का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा है। उसके अलावा हमारे पास एक मिनट रुकेंगे, ये पैक्टिन है और ये हेमी सेलुलोज है। तो हमारे पास आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो पैक्टिन है ना, इनको आपस में हेमी सेलुलोज जोड़ता है, उससे क्रॉस लिंकिंग हो जाती है। यस, उसके अलावा मेरे पास क्या होती है, प्रोटीन। हेमी सेलुलोज भी किसका बना है, कार्बोहाइड्रेट है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, सुनो, मेन कंपोनेंट क्या है, मेन कंपोनेंट है सेलुलोज, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। यस, उसके अलावा अदर कंपोनेंट में क्या क्या आ गया, जल्दी बताओ, अदर कंपोनेंट में क्या क्या आ गया, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन, प्रोटीन, यस, है ना, ये चीज समझ में आ रहा है, ये चीज समझ में आ रहा है। ये इसकी सेल वॉल है, किसकी, प्लांट की, क्लियर है, सही है।
अब मेरी बात सुनना ध्यान से, हमारे पास ये सेल मेम्ब्रेन है, क्या है, सेल मेम्ब्रेन, उसके जस्ट बाहर ये सेल वॉल है। इस सेल वॉल को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेल वॉल। क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेल वॉल। तो हम आपको अभी आगे बताने जा रहे हैं बेटा कि सेल वॉल जो है दो टाइप की हम लोग पढ़ते हैं नॉर्मली। एक पढ़ते हैं प्राइमरी सेल वॉल, यस, और दूसरी हम पढ़ते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। ये मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूं। क्लियर है, ठीक है। अभी के लिए आपको क्या याद करना है कि सेल वॉल में चार चीजें हैं, सेलुलोज है, पैक्टिन है, हेमीसेलुलोज और प्रोटीन, और फंजाई का कंपोनेंट याद करना है। क्लियर है, दिमाग में क्या बिठाना है, मेन कंपोनेंट क्या है, सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज किसकी चेन होती है, ग्लूकोज की चेन होती है। डन है, ठीक है, इतना लिखेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी के बारे में बताएंगे जल्दी। लिख लो, लिख लिया, ठीक है, चलिए, लिख लिया ना सबने, जल्दी लिखो। हेमीसेलुलोज, एक्चुअल में क्या होता है बेटा, पहले पैक्टिन बनाते हैं, उसके ऊपर हेमीसेलुलोज बनाते हैं। स्ट्रक्चर तुम्हें आएगा नहीं कभी, तुम्हें तो सिर्फ नाम आएंगे, है ना। मैच द फॉलोइंग आ जाएगा, या आएगा प्राइमरी सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, लिखा होगा सेलुलोज, फिर सेलुलोज हेमीसेलुलोज, सेलुलोज हेमीसेलुलोज पैक्टिन प्रोटीन, ऐसे करके लिखा होगा। ठीक है, ऐसे करके आएगा कुछ। चलते हैं, सेलुलोज के यस धागे हैं, सेलुलोज होता ही उसी फॉर्म में। लिख लिया हो तो आगे चलें। अगले वीक में आपका संडे को इलेक्शन कब है यहाँ, 1 तारीख को है, सैटरडे है उस वक्त, फिर संडे 2, 4 को यहाँ पे शायद कुछ वो है, ये बंद रहेगा शायद, पता नहीं। हाँ तो ये रोड बंद नहीं रखते हैं वो, है 1 को बंद रहेगा ना, इलेक्शन है। हाँ तो उस दिन तो छुट्टी होगी तुम्हारी। हाँ 4 को काउंटिंग है, ठीक है, क्योंकि अगले वीक में आपके एमडी सर की क्लास है। ठीक है, तो चांसेस हैं कि उसको ऐसे स्टार्ट करेंगे, 4 को अगर बंद करेंगे तो फिर 5, 6, 7 क्या हो गया, 5 को हो गया वेडनेसडे, फिर 6, 7 सैटरडे को फिर क्लास लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो कोई बेनिफिट नहीं है, एमडी सर आए और एक दिन क्या करेंगे बीच में,
है ना, वोट भी देने को नहीं देंगे उन्हें, है ना। ठीक है, ऐसा कुछ करेंगे ताकि आपको वो क्लास मिस ना हो। वीकली चलेगा, किसने बोला? कल भी क्लास है मेरी भाई। भाई देख, कैसे लास्ट एडजस्टमेंट है हमारी तरफ से। क्या हुआ, हमने डाला बच्चे कोई मतलब 100 बच्चे के आसपास है जो इवनिंग शिफ्ट होना चाहते हैं और नहीं है, तो फिर नहीं कर पाएंगे। तो अब क्या किया, जो ऑनलाइन वाला मंथन है उसको कैसे कर दिया, 5-6 दिन जैसे मैंने पढ़ाया, 5-6 दिन एमडी सर, पहले 3-3 दिन चलता था वो उसको कर दिया। लास्ट एडजस्टमेंट है जो हम कर पा रहे हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पर प्लीज पढ़ाई करो क्योंकि आपको ये समझ में आएगा, ये बहुत इसके लिए मेहनत करनी पड़ रही है चीजों की। ठीक है, सिर्फ इस एडजस्टमेंट की वजह से कल मेरी लगातार 3 क्लास थी, कल और परसों दोनों दिन, सुबह 8 बजे से लेके शाम 3 बजे तक। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं आप लोग, हम लोग आपको मिनिमम परेशान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्टिल अगर आप उस पर रिजल्ट में नहीं कन्वर्ट कर सको तो हमारे लिए बहुत नुकसान है। ठीक है, तो इसलिए आपका सारा सेटल कर देंगे, कब डाउट है कब क्या है, धीरे धीरे 5 दिन इसको कर दिया है। हाँ, आज एक बार उसको सेटल कर देंगे, फिक्स करते चले जाएंगे सारी चीजें। ठीक है, क्लियर। हाँ, और ऐसा कोई तरीका नहीं है बेटा कि मैं इंडिविजुअल एक एक को ऐसे बताऊंगा, डाउट ग्रुप में बताऊंगा, उसके बाद इंडिविजुअल बता सकते हैं। सही है, पहले तो मैं भाई क्वेश्चन ऐसे ही बताऊंगा ना, जैसे मान लो मैंने आपको असाइनमेंट दे दिया, तो असाइनमेंट देने के बाद मैं कहूंगा करके आएंगे सारे, उसको चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 10 के बीच में किसी को डाउट है पूछ लो, 10 से 20 के बीच में डाउट है पूछो। समझ आ रहा है, ऐसे होते हैं डाउट। अब तुम सारी बोल दोगे तो फिर वो डाउट थोड़ी हुआ, मक्कारी हुई वो तो, है ना। इसका मतलब तुमने किया ही नहीं घर पे, सर को थोड़ी पेपर देने जाना है बेटा, है पेपर तुम्हें देना है, मुझे नहीं देना। आ जाओ बेटा, हम लोग टाइप ऑफ सेल वॉल की बात कर रहे हैं, हम प्लांट सेल वॉल की क्या पढ़ रहे हैं, टाइप पढ़ रहे हैं। ध्यान से सुनना मैं जो बताऊंगा। हमारे पास सेल वॉल 2 तरह की होती है। सबसे पहले है मेरे पास प्राइमरी सेल वॉल। क्या है बेटा, प्राइमरी सेल वॉल। बहुत ध्यान से देखो कि आपको सारी बात समझ में आएगी। इधर देखो सारे बच्चे, ये सेल मेम्ब्रेन है, इधर ध्यान दो बेटा, ये सेल मेम्ब्रेन है। इसके जस्ट बाद जो सेल वॉल बनती है इसको प्राइमरी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं। अब जरा सुनना, प्राइमरी सेल वॉल में इस तरीके से सेलुलोज के अपने धागे होते हैं, ऐसे जो क्रॉस बनाए हुए होते हैं। समझ में आ रहा है, ठीक है, ये सेलुलोज के धागे हैं। प्राइमरी सेल वॉल सबसे पहले किस तरह के सेल्स में मिलती है? आपके पास प्लांट में टोटल 4 टाइप के सेल्स होते हैं। अगर मैं आपको प्लांट की बात करूं तो प्लांट में आपको जो सेल मिलते हैं वो 4 टाइप के मिलते हैं। एक मिलता है मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक कौन सा होता है, जो डिवाइड करता है। फिर मिलता है पैरेन्काइमा, यस। फिर मिलता है कॉलेनकाइमा, फिर मिलता है स्क्लेरेनकाइमा। यस और नो, यहां तक कोई डाउट है? ये 4 तरह के सेल्स होते हैं। तो सबसे पहले प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है यंग सेल में। किसमें होती है, यंग सेल में। यंग सेल हम 2 तरह के सेल्स को कहते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक और दूसरा पैरेन्काइमा। ये वाली बात समझ में आई है भाई? प्राइमरी का मतलब है पहले बनी, प्राइमरी का मतलब होता है सबसे पहले बनी। तो सबसे पहले जो सेल वॉल बनती है वो क्या होती है, प्राइमरी। और वो किसमें प्रेजेंट होती है, यंग सेल में। यंग का मतलब हम 2 तरह के सेल कंसीडर करते हैं, मेरिस्मेटिक और पैरेन्काइमा। ये बात समझ में आ गई। दूसरी कहानी, दूसरी कहानी, हमारे पास क्या होती है, प्राइमरी सेल वॉल ग्रो कर सकती है। सेल वॉल कैन ग्रो। हाँ भाई, सेल वॉल ग्रो क्यों करना चाहेगी, क्योंकि सेल ग्रो कर रहा होगा, अपने आप तो नहीं करना चाहेगी। अब देखो क्या होगा, हाँ नॉन लिविंग है, सुनो तो सही कैसे करेंगे, पहले सुन तो लो पूरी बात। इसके अंदर पानी एंटर करेगा, नया लिपिड बनाएंगे, ये ग्रो करेगा।
अब क्या करेंगे, इसको कैसे ग्रो कराते हैं, ये सेलुलोज के धागे हैं जो आपस में एकदम इंटरलिंक, ऐसे क्रॉस लिंकिंग हो रखी है। अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि इन धागों के बीच में थोड़ा गैप बन जाए, धागे एक दूसरे से लूज हो जाएं, अगर मान लो बहुत पास पास हैं, लूज हो जाएंगे तो ऐसा लगेगा गैप बढ़ गया, ग्रोथ हो गई। अब जब उसमें ये गैप बन जाएगा ना, उसके बीच में अंदर से नए धागे लाकर यहां फिट कर देंगे, सेल वॉल बढ़ जाएगी। समझो मैंने क्या करा, मैंने क्या किया, ये जो सेल वॉल है चारों तरफ, इनके धागे आपस में पहले पास पास थे, उनको थोड़ा लूज कर दिया, साइज बढ़ गया। अब उसमें नए धागे जाके लगा देने अंदर से, तो फिर वो टाइट हो जाएगा वापसी। सही है। तो पहले उन धागों, अच्छा ये लूज कौन करता है, ऑक्सिन। इसीलिए सेल की ग्रोथ कौन सा हार्मोन कराता है, ऑक्सिन कराता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा है, बोलो, ये चीज क्लियर है। तो हमने प्राइमरी सेल वॉल को ग्रो कर सकते हैं। दूसरी चीज हम ये लिख रहे हैं कि प्राइमरी सेल वॉल कैन डिमिनिस्ड। डिमिनिस्ड का क्या मतलब है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। डिमिनिस्ड का मतलब होता है घटना। ये कैसे घटती है वो हम देखेंगे जब सेकेंडरी सेल वॉल बता रहे हैं। तो प्राइमरी सेल वॉल क्या होती है, जो सबसे पहले बनती है, यस, और जस्ट सेल मेम्ब्रेन के बाहर बनती है। कौन से सेल में होती है, कौन से सेल में, यंग सेल में, यस। अब देखो सेकेंडरी सेल वॉल कैसे बनती है, उससे आपको डिमिनिश शब्द का मतलब समझ में आ जाएगा। मेरी तरफ ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे तो आपको समझ में आ जाएगा। कृपया ध्यान से बोर्ड की तरफ देखें, लिखें नहीं। ये मान लो एक प्लांट सेल है, ठीक है, ये इसकी, बेटा प्लीज फोकस करो, ये इसकी सेल वॉल है, प्राइमरी हो गई, ठीक, सही है। मैंने क्या किया, इसको ग्रो कर दिया, सेल ग्रो कर दिया जैसे आपको बताया वैसे ही, कि नई नई वॉल बनाई बीच में, है कि नहीं, ऐसे इसको ग्रो कर दिया, इसको हमने क्या किया, ग्रो कर दिया, ठीक है। तो ये सेल तभी ग्रो करेगा जब सेल वॉल ग्रो करेगी, सही है। इसको हमने क्या नाम दिया है, प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है। अब क्या होगा, देखो कैसे होगा, ये आपके पास प्राइमरी सेल वॉल है, ये मैं थोड़ा इसको ब्रॉड कर देता हूं ताकि इसमें मैं डायग्राम बना सकूं। ये प्राइमरी सेल वॉल है। प्राइमरी सेल वॉल आपकी ऐसे धागों की बनी हुई थी। ये कौन से धागे थे, सेलुलोज के माइक्रोफिब्रिल, ऐसे थे धागे, ठीक है, सही है। अब क्या हुआ, प्लांट ने सोचा कि अब मैं मैच्योर हो रहा हूं, मैच्योर मतलब मैं एक ऐसा सेल बन रहा हूं जिसका कुछ रोल फिक्स हो जाएगा और हो सकता है मैं कोई स्पेशल रोल कर रहा हूं। तो प्लांट ने क्या किया, अंदर से कुछ केमिकल यहां निकालने की कोशिश करी। प्लांट ने क्या किया, कोई ना कोई केमिकल यहां बाहर रिलीज करना शुरू कर दिया चारों तरफ, और वो केमिकल सेकेंडरी सेल वॉल बना रहा है। यहां इधर देखना ध्यान से, यहां पर सेकेंडरी सेल वॉल की फॉर्म में ऐसे इकट्ठा होता चला जाएगा, यहां पर ऐसे। अगर आप ध्यान से देखो, सेकेंडरी सेल वॉल, ये सेकेंडरी सेल वॉल है, सेकेंडरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल, ये सेकेंडरी सेल वॉल है। तो सेकेंडरी सेल वॉल प्राइमरी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में बनी है, यस और नो, ये देख पा रहे हो, है ना। ये प्राइमरी सेल वॉल है, प्राइमरी सेल वॉल का ही कुछ हिस्सा सेकेंडरी सेल वॉल हो रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि प्राइमरी सेल वॉल डिमिनिश्ड का मतलब होता है डिक्रीज होती है। ग्रो कैसे करी, ऐसे, जब ये पूरी बन गई उसका कुछ हिस्सा सेकेंडरी सेल वॉल बन जाएगा। तो सेकेंडरी सेल वॉल की सबसे पहले लोकेशन की अगर हम बात करें, लोकेशन किसके बीच में है, बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड प्राइमरी सेल वॉल। कोई डाउट है इसमें, ये उसकी लोकेशन हो गई, सही है। कैसे डेवलप होगी, डेवलप बाय डिपोजिशन। अब डिपोजिशन किस चीज की करी है, डिपोजिशन दो चीजों की कर सकते हैं, थोड़ा और पैक्टिन लगा सकते हैं या लिग्निन लगा सकते हैं। लिग्निन की डिपोजिशन कौन से सेल में होती है, स्क्लेरेन्काइमा में। तो सेकेंडरी सेल वॉल किस में बनती है, ये फॉर्म होती है किसमें, फॉर्म इन मैच्योर सेल। और यहां पर मैच्योर सेल का नाम क्या है, कॉलेनकाइमा
एंड स्क्लेरेनकाइमा। यहां तक समझ में आ रही है बात? बेटा फिर से ध्यान दो इस बात को कि ये प्राइमरी सेल वॉल की के कुछ हिस्से को सेकेंडरी सेल वॉल बन जाता है। इसका मतलब टाइम के साथ अगर ये पूरा बन जाएगा तो ऐसा भी तो हो सकता है प्राइमरी खत्म ही हो गई। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, प्राइमरी में गैप होता है, चीजें आसानी से अंदर बाहर जा सकती हैं, इसलिए हम कहते हैं कि प्राइमरी सेल वॉल पूरी तरीके से परमिएबल होती है। ये क्या होती है? परमिएबल होती है। परमिएबल किसके लिए? सॉल्यूट के लिए भी और पानी के लिए तो होगी ही। यस, छोटा सॉल्यूट और पानी जा सकते हैं, सेकेंडरी सेल वॉल में से पानी नहीं जा पाता कई बार अगर लिग्निन लगा दिया। समझ आ रहा है? कोई सॉल्यूट नहीं जा पाएगा। अगर सेल के अंदर ना पानी जाए ना सॉल्यूट जाए, सेल मर जाएगा। ठीक है, इसीलिए स्क्लेरेनकाइमा कैसा सेल होता है? डेड। उसमें सेल वॉल कौन सी होगी? सेकेंडरी। सही है? यस। जिन सेल्स में प्राइमरी सेल वॉल होती है वो डेड नहीं होते। प्राइमरी सेल वॉल में गैप होता है, पानी और सॉल्यूट आसानी से चला जाता है। यहां तक क्लियर है? बोलो। ठीक है, बोल बेटा। किसी को नहीं जाने देगी। क्या बाहर निकलता है? नहीं तो फिर वो या तो पैरेंकाइमा होगा सेल। समझा नहीं मेरी बात को? जो तू बात कह रहा है ना कि बड़ी चीज बाहर निकलती है, वो सिक्रीशन के फॉर्म में निकलती है। छोटी छोटी चीज बाहर निकलेगी, बाहर निकल के वो एग्रीगेट बना देगी। हाँ, गम जैसा वो। ठीक है, वो मैक्रोमोलिक्यूल की फॉर्म में नहीं निकलेगा। हाँ, सेल रिलीज करेगा ना। जो भी चीज बनेगी वो कौन बनाएगा? सेल बनाएगा। सेल उसको बाहर फेंकेगा, प्राइमरी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में लगा देगा, उसको सेकेंडरी सेल वॉल बोलेंगे। बेटा मेरी बात सुन ध्यान से, ये तेरे पास प्राइमरी सेल वॉल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, अगर मुझे सेकेंडरी सेल वॉल बनानी है, बाद में बनानी है, मैं इसके बाहर नहीं बनाऊंगा, इसके बाहर ये नहीं बना सकता। ये जो भी चीज सेकेंडरी सेल वॉल की एक वो केमिकल इसको यहां फेंकना पड़ेगा, तो प्राइमरी और इसके बीच में बनेगी सेकेंडरी। और जब सेकेंडरी बनेगी वो कुछ हिस्सा प्राइमरी का ले लेगी, इसलिए एनसीईआरटी ने लिखा है कि वो डिक्रीज करती है। भाई बहुत मोटा हिस्सा है प्राइमरी का, अंदर वाला हिस्सा कुछ पार्ट वो किसका बन जाएगा? सेकेंडरी का, तो प्राइमरी कम हो गई ना। ये समझ आ रहा है? ठीक है भाई, सेल इसके बाहर कैसे कुछ कर सकता है? वो यहां कर सकता है कुछ, वो बाहर वाली जगह उसकी कंट्रोल में ही नहीं है। ठीक है, बोल बेटा। ठीक है, हाँ। ठीक है, के अंदर। हाँ, एक ही बात हुई। प्राइमरी सेल वॉल के अंदर बिटवीन सेल मेम्ब्रेन और प्राइमरी सेल वॉल ही तो है। नहीं, है? अरे तू बात कर रहा है रेजिन की, रेजिन बात कर रहा है एक स्पेशल सेल की जो पैरेन्काइमा सेल है। हम ये उसमें पढ़ रहे हैं मैच्योर सेल में। मैं ये कह रहा हूं कि जो स्क्लेरेनकाइमा सेल था वो डेड क्यों हुआ? क्योंकि उसने प्राइमरी सेल के बीच के जो गैप थे उसमें कोई ऐसा केमिकल लगा दिया कि चीजें आर पार नहीं जा रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे सेकेंडरी सेल वॉल वाले डेड होते हैं, मैं ये कह रहा हूं कि जो सेकेंडरी सेल वॉल जिसमें क्या होगी? लिग्निन होगी, वो डेड हो जाएगा। पैक्टिन वाला डेड नहीं होता है। पर सेकेंडरी सेल वॉल क्यों बनाई गई? ताकि हार्डनेस दे सके, और ज्यादा क्या बना सके? हार्ड बना सके। ठीक है, और बता। ऑक्सीजन क्या करता है बच्चे? जो ये लूज हो रही है ना मेम्ब्रेन, इनको लूज करने का काम ऑक्सीजन का होता है। जब तुम्हें प्लांट ग्रोथ हार्मोन पढ़ोगे चैप्टर, वहां पे ऐसे बताया जाएगा कि साइटोकाइनिन सेल को डिवाइड कराता है और ऑक्सीजन सेल को ग्रो कराता है, सेल इलोंगेट कराता है। तो सेल इलोंगेशन का मतलब ग्रोथ ही हुआ। सेल को ग्रोथ करने के लिए क्या क्या चाहिए? पानी एंटर करे, नई मेम्ब्रेन बने थोड़ी से पार्ट, और अगर प्लांट सेल है तो सेल वॉल आपस में लूज हो जाए थोड़ी सी।
लूज हो गया, अगर वो अपनी जगह ऐसे अच्छी सी चिपकी रही तो तुम उसमें कितना भी पानी भर लो जाएगा थोड़ी। बात समझ आया? धागे आपस में क्या होने चाहिए? लूज। वो काम ऑक्सीजन करता है। यस, इसलिए क्या होता है, ऑक्सीजन सेल की लेंथ बढ़ाता है। ठीक है, जैसे तुमने कितने लोगों को ये याद है, एक मिनट देखना, रुक जाओ एक मिनट, ये याद है किसी को कि ये मेरे पास एक प्लांट है, इधर रुक जाओ भाई, पहले मुझे तो बताने दो क्या पूछ रहा हूं मैं। यस सर तो बोल रहे हो। ये यहां सनलाइट बना दी, ठीक है, इन वाले सेल्स में ऑक्सीजन ज्यादा बना, यहां पर इनकी लेंथ बढ़ गई। जैसे इन इन सेल्स की लेंथ बढ़ी, ये वाले की, ये चीज ऐसे मुड़ जाएगी। तो सेल की लेंथ बढ़ाने का काम ऑक्सीजन का है, पर वो काम कैसे करता है? प्राइमरी सेल वॉल के जो धागे होते हैं उनको क्या करता है? लूज कर देता है, इस वजह से ग्रोथ हो पाती है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं कि कैलस फॉर्मेशन में ऑक्सीजन साइटोकाइनिन दोनों काम करते हैं। तो कैलस में सेल डिवाइड कौन कराता है? साइटोकाइनिन। सेल की लेंथ कौन बढ़वाता है? ऑक्सीजन। अब देखो जरा, ये एक सेल है और अब ये 4 सेल है, इसका साइज बराबर है, ये ग्रोथ नहीं हुई। लेकिन अगर ये सेल की लेंथ ये हो जाए, अब डिवाइड कर दूं तो ग्रोथ हुई ना। तो अगर कहीं ग्रोथ करानी है तो सेल बढ़ना भी चाहिए डिवाइड करने से पहले। वो कौन कराता है? ऑक्सीजन। सही है? बोलो है क्या? सेल इलोंगेट करने का मतलब उसकी लेंथ बढ़ना, डिवाइड साइटोकाइनिन कराता है। इसीलिए बोलते हैं कि ग्रोथ में मतलब कहीं पर अगर मुझे सेल डिवीजन करानी है तो ऑक्सीजन साइटोकाइनिन दोनों काम करते हैं, क्योंकि बिना ग्रोथ कराए डिवीजन का कोई फायदा नहीं। साइटोकाइनिन एक्चुअल में डिवाइड करवाता है और लेंथ कौन बढ़ाता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बिना जगह बनाए उसमें लगाएगा कहां पे? ढीला क्यों कर रहे हैं उसको? ताकि बीच में जगह बन जाए। तो पहले तो उसको गैप करना पड़ेगा, फिर तो नया सेलुलोज लगाएगा। ठीक है, चलो लिख लिया? जिन्होंने लिख लिया एक बार रीड करो एनसीईआरटी। एनसीईआरटी नाम की चीज होगी तुम्हारे पास, जरूर पढ़ो जल्दी। हाँ बेटा, पूछो, कोई कुछ पूछ रहा है? हाँ, कहाँ पे? ये यहाँ पे बेटा 4 प्रकार के प्लांट सेल होते हैं। डिवाइडिंग वाला, मेरिस्मेटिक, उससे जस्ट जो बनता है वो पैरेन्काइमा होता है। उसके बाद जिनकी सेल वॉल में कुछ चीजें डिपॉजिट होती हैं वो कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा होते हैं। तो इन दोनों को मैच्योर कहते हैं, उनको यंग सेल कहते हैं दोनों को। समझ आया? ये इसलिए बताया। एनसीईआरटी पढ़ो, तुम्हें यंग सेल वर्ड लिखा हुआ उसने। हाँ बेटा, नॉर्मली कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा में होती है। परमानेंट सेल ग्रो पैरेन्काइमा भी मुश्किल से करता है, वो थोड़ा बहुत कर सकता है, पर कॉलेनकाइमा स्क्लेरेनकाइमा ग्रो नहीं करे, वो परमानेंट हो गया। ठीक है, फटता ही है, उसमें नई लेयर बनाते तो है। सेकेंड ग्रोथ में नई लेयर नहीं बनाते, बाहर की लेयर तो फट जाती है, तभी तो नई लेयर अंदर से बनती है। मैं क्या बोल रहा हूँ तुझे, सेल डिवाइड जब कराते हैं, नए सेल बनाते हैं, उसके लिए क्या चाहिए हमें? मेरिस्मेटिक सेल चाहिए, तो कैम्बियम बनाते हैं। तो सेल डिवाइड हमेशा कौन करेगा? मेरिस्मेटिक। डिवाइड करके जस्ट जो सेल बना है वो पैरेन्काइमा है। तो अभी उसमें सेकेंडरी सेल वॉल बनी नहीं होती। जैसे जैसे काम फिक्स होता जाता है और ज्यादा स्पेशल, तो वो कॉलेनकाइमा होता है या स्क्लेरेनकाइमा होता है। अब काम कौन से फिक्स कर रहे हैं? स्ट्रेंथ वाले। जैसे स्क्लेरेनकाइमा का क्या काम है? लंबे प्लांट्स में उसको स्ट्रेंथ देता है, वो वाला काम उस तरीके से जाएगा। क्लियर है? बाहर की लेयर तो फटती ही है जब हम पढ़ाते हैं ना सेकेंडरी ग्रोथ, तो एक तो अंदर बनाते हैं, बाहर भी मुझे वो चाहिए कॉर कैम्बियम, वो करते। ठीक है, और पूछो, बोलो बेटा, कुछ पूछना है? नहीं, लिख लिया? तुम क्वेश्चन मत करो अभी, उसके रुक जाओ, तत्व वाले।
हाँ अभी ना करना, अभी ना करना, अभी तक तो उससे पहले तुमको डीपीपी सॉल्व करनी है, ठीक है। हाँ मैं ग्रुप में आज डाल दूंगा डीपीपी, उसको वहां तक बना लेना जहां तक ये टॉपिक हो रखा होगा आपका, सिर्फ वहीं तक बनाना, ठीक है बेटा, लिख लिया। चलो जिन्होंने लिख लिया एक बार एनसीईआरटी देख लो जल्दी से, प्लाज्मोडेस्माटा बताऊं आपको, जल्दी करो, जल्दी जल्दी। हो गया, एक बार प्लाज्मोडेस्माटा देख। चलो लिखे नेक्स्ट, प्लाज्मोडेस्माटा बनाते हैं। चलो डिमनिस मतलब घटना, अब तू देख पा रहा है ये घट रही है प्राइमरी सेल वॉल, यहाँ पे दिख रहा है सेकेंडरी की वजह से, आ जाओ इधर देखो भाई। सबसे पहले मिडल लैमेला क्या होती है ये देखो, फोकस करो इधर देखो बेटा, इधर देखो सब लोग, ये क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन, यस, ये भी दो सेल है, इनको जोड़ रहा है ये मिडल लैमेला, क्या कर रहा है ये, मिडल लैमेला जोड़ रहा है, यस, ठीक है। इधर देखो सुनो, जब हम बात करते हैं सेल टू सेल इंटरेक्शन, अगर एनिमल सेल है तो सेल टू सेल इंटरेक्शन होता है जंक्शंस के थ्रू, सही है, गैप एडेरिंग और ये, लेकिन प्लांट सेल में सेल टू सेल इंटरेक्शन मेनली मिडल लेमेला के थ्रू होता है। मिडल लेमेला हम सेल वॉल का ही पार्ट मानते हैं, मिडल लेमेला किसका पार्ट मानते हैं, सेल वॉल का पार्ट मानते हैं। मिडल लेमेला क्या करता है, दो सेल को आपस में जोड़े रखता है, दो नेबरिंग सेल को आपस में क्या करता है, जोड़े रखता है। तो एनसीईआरटी लिखती है कि मिडल लेमेला क्या है, ध्यान से देखेंगे बेटा, मिडल लेमेला जो है वो सबसे पहले किसका बना हुआ है, मेड अप ऑफ, सेलुलोज नहीं है, क्या है, कैल्शियम पैक्टेट। हाँ भाई जिसको पता हो ये बात सुनना ध्यान से, आप सॉल्ट लिखते हो ना, सोडियम क्लोराइड, ऐसे ही ये कटायन हो गया, तो ये पैक्टेट जो होगा ना ये नेगेटिव चार्ज का कुछ होगा, ठीक है, मतलब कोई ऑर्गेनिक चीज है जिसपे नेगेटिव चार्ज है। तो कैल्शियम पैक्टेट क्या है, पैक्टिन ही है, पैक्टिन ही है, उसको हल्का मॉडिफाई कुछ किया होगा और वो कैल्शियम के साथ जुड़ के कैल्शियम पैक्टेट बना रहा है। यहां तक समझ में आ रहा है, ये चीज क्लियर है, ठीक है। अब ये कैल्शियम पैक्टेट का बना है, इसकी लोकेशन क्या है, लोकेशन बिटवीन टू प्राइमरी सेल वॉल या बिटवीन टू नेबरिंग सेल, क्या है, नेबरिंग सेल, ठीक है यस, यहां तक समझ में आ रही है, क्लियर है, ये इसकी लोकेशन हो गई, बिटवीन टू नेबरिंग सेल या बिटवीन टू प्राइमरी सेल, ये चीज समझ में आ रही है। और सुनो ध्यान से, अब इसका रोल क्या है, रोल ये क्या करता है, इट ग्लू, ग्लू का मतलब चिपकाना, टू नेबरिंग सेल, उनको आपस में जोड़े रखता है। हाँ भाई अब इधर मेरी तरफ देखेंगे और बात सुनेंगे, देखो मैंगो या कोई भी ऐसा फ्रूट जब पकता है ना, तो ये मिडल लेमेला डिसॉल्व हो जाती है, दो सेल्स का आपस में कनेक्शन लूज हो जाता है और वो चीज सॉफ्ट हो जाती है, समझ में आ रहा है। तो फ्रूट राइपनिंग के समय, फ्रूट राइपनिंग के समय क्या डिसॉल्व होती है,
मिडल लैमेला। फ्रूट राइपनिंग में मिडल लैमेला डिसॉल्व होती है। अगर मिडल लैमेला डिसॉल्व हो रही है, उसको करने के लिए, डिसॉल्व करने के लिए बाय एंजाइम, एक एंजाइम चाहिए, उससे फ्रूट पक जाता है। उस एंजाइम का नाम है, ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये एक्स्ट्रा है, और ये क्यों है बताऊंगा, पॉलीगैलेक्टोरूनेज। ये एंजाइम है, इधर जान दो भाई। हाँ, ये एंजाइम मिडल लैमेला को डाइजेस्ट कर देता है। अगर मैं इस एंजाइम को ब्लॉक कर दूं तो टमाटर लेट पकेगा। बायोटेक में पढ़ते हैं फ्लेवर सेवर, समझ आ रहा है? तो एक ऐसा टमाटर या एक ऐसा फ्रूट जो लेट पक रहा है, हम उसकी मिडल लैमेला टूटने नहीं दे रहे। उसके लिए हम कौन से एंजाइम को ब्लॉक कर रहे हैं? पॉलीगैलेक्टोरूनेज। इससे मुझे यह भी समझ में आ रहा है कि ये जो पैक्टेड है ना, ये कहीं ना कहीं गैलेक्टोज का बना होगा, पॉलीमर होगा। उसको डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम का नाम पॉलीगैलेक्टोरूनेज है। ये क्लियर है? बोलो, ये चीज समझ में आ रही है? तो फ्लेवर सेवर वो टमाटर था जिसमें हमने मिडल लैमेला डिसॉल्व होने नहीं दी। ये क्लियर आ रहा है समझ में? अब हम बात करते हैं प्लाज्मोडेस्माटा की। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है बेटा, हमारे पास क्या होगा, प्लांट सेल्स में हमारे पास मिडल लैमेला प्लस प्राइमरी सेल वॉल ट्रांसवर्स होती है, ट्रेवर्स बोलते हैं, ट्रेवर्स बोलो या ट्रांसवर्स बोलो, एक ही बात होती है, बाई प्लाज्मोडेस्माटा, मतलब आर पार है। इसका ये मतलब होता है, ध्यान से सुनो, इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास इस मिडल लैमेला और इसको, इवन सेल मेम्ब्रेन को, एक पोर होता है जो आर पार कर देता है। ये इसके लिए लिखा हुआ है वर्ड, ये जो वर्ड लिखा है ना, ये इसके लिए लिखा है यार। क्या क्या एब्सेंट है वहां पर? मिडल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, बोलो, ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है? इसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। इसे प्लांट में मिलता है। मेरा पहला सवाल आपसे ये है, मिडल लैमेला पहले बनती है कि प्राइमरी सेल वॉल पहले बनती है? प्राइमरी सेल वॉल पहले बनती है, फिर बाद में हम मिडल लैमेला बनाते हैं, या मिडल लैमेला पहले बनाते हैं फिर प्राइमरी सेल वॉल बनाते हैं? इधर देखो, ये एक सेल है, ठीक? हाँ भाई, ये सेल है, ठीक है, पहले देख लो फिर लिखना। ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है? एक न्यूक्लियस मैंने यहां बना दिया, एक न्यूक्लियस यहां बना दिया। अब इन दोनों सेल को डिवाइड करना है, सही है? सबसे पहले मैं मिडल लैमेला बनाता हूं, ठीक? दूसरे नंबर पे मैं प्राइमरी सेल वॉल बनाऊंगा, और तीसरे नंबर पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाऊंगा। अब ये दो अलग अलग सेल बन गए। पहले नंबर पे मैंने क्या बनानी है? मिडल लैमेला। दूसरे नंबर पे प्राइमरी सेल वॉल। तीसरे नंबर पे सेल मेम्ब्रेन। ये लॉजिकली ठीक लगेगा? नहीं, ऐसा थोड़ी है कि मैं पहले ये बना लूं फिर ये बनाएगा कौन? पहले ये बनाना पड़ेगा तब अलग करोगे ना, ठीक है? अब सवाल ये उठता है कि प्लाज्मोडेस्माटा कब बनाएंगे? अब बनाए? नहीं, प्लाज्मोडेस्माटा पहले ही बन चुका होता है। प्लाज्मोडेस्माटा जो होता है ना बेटा, वो पहले ही बन चुका होता है, समझो इस बात को। प्लाज्मोडेस्माटा जो है हमारे पास, वो पहले ही बन चुका होता है। मेरा कहने का मतलब ये है, यहां पर देखो, मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो प्लाज्मोडेस्माटा है ना, ये कनेक्शन ये पहले ही बन चुका होता है। इसका मतलब ये हुआ, प्लाज्मोडेस्माटा जो होता है वो जगह होती है जहां मिडल लैमेला बनी ही नहीं थी। इसका लॉजिक ये है, सबसे पहले कौन सा सेल बनता है? सेल मैरिस्मेटिक बनता है पहले, उसके बाद पैरेन्काइमा बनते हैं। यस,
सबसे ज्यादा प्लाज्मोडेस्मेटिक कनेक्शन मेरिस्मेटिक में होता है। समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो हमेशा याद रखो, मिडल लेमेला बाद में नहीं बनाई जाती, मिडल लेमेला सबसे पहले बनती है। जहां मिडल लेमेला नहीं बनी वहां पर सेल्स के बीच में क्या बन जाते हैं? कनेक्शंस बन जाते हैं। वो कनेक्शंस बाद में बंद कर दिए जाते हैं। ये गलत नहीं है कि पहले दीवार बनाओ फिर उसे तोड़ो। घर ऐसे ही बनाते हैं कि ऐसा करते हैं, गेट की जगह छोड़ देते हैं, जगह छोड़ देते हैं। ऐसा तो नहीं दीवार पूरी बनाते हैं फिर ईंट तोड़ते हैं फिर उसमें गेट बनाते हैं। ऐसा तो कहीं लॉजिक नहीं है। सही है। मैंने क्या किया, मैंने एक घर ले लिया, इसमें 4 रूम निकाल दिए, ठीक है। तो मुझे चारों में गेट बनाने थे, मैंने वहां जगह छोड़ दी। मेरी बात समझ पा रहे हो बेटा? मैंने यहां पर थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ दी, चलो ठीक है। अब मुझे लगा कि भाई इन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए, इनकी दीवारें जोड़ दी। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा कनेक्शन मेरिस्मेटिक में होता है। उसके बाद वो कनेक्शंस घटते जाते हैं। हम मिडिल लेमेला बना बना के या जो भी चीज बना बना के वो गैप बंद करते चले जाते हैं। इसलिए एनसीईआरटी लिखती है कि डिवाइडिंग सेल में सबसे ज्यादा प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस होते हैं। ठीक है, ये मैंने नोट्स में भी कई बार लिखवाया है। उसका लॉजिक ये है कि पहले बनती मिडिल लेमेला है, और जब मिडिल लेमेला बन रही होती है कुछ जगह हम मिडिल लेमेला नहीं बनाते, जो कनेक्शंस में डेवलप हो जाती है, जिसे हम प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। क्लियर? किसको नहीं समझ में आई बात बोलो। हाँ बेटा सुन ध्यान से, मैंने क्या बताया सुन, फिर रिपीट करता हूं। 2 सेल को डिवाइड करना है, सबसे पहले हमने क्या बनाई, फिर ये, क्योंकि आप देखो ना इससे मुझे जोड़ना होगा ना, ये सबसे लास्ट में बनाऊंगा। समझ में आ रही है? ठीक है। अब मैंने बोला कि इस जगह पर ये बनी ही नहीं थी, इस जगह पर मैंने ये बनाई ही नहीं। कौन नहीं बनाई? मिडिल लेमेला और प्लाज्मी सेल वॉल। उस जगह को प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। बहुत कम, नहीं मान ले अगर है भी तो बहुत कम चांसेस। सबसे ज्यादा किस में होते हैं? मेरिस्मेटिक। ठीक है। अगर मुझे ज्यादा कनेक्शन बनाने में ज्यादा बना सकता हूं। बेस्ट एग्जांपल ये सीव ट्यूब है, ये कंपेनियन सेल है, इनके बीच में बहुत सारे गैप होते हैं। ठीक है। तो ये गैप पहले ही छोड़े जाते हैं, ऐसा नहीं बाद में बनाए जाते हैं। तो जो 2 प्लांट थे उनके बीच में जो गैप छोड़ दिया उसे प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। वहां ना मिडल लेमेला होगी ना वहां सेल वॉल बनेगी। क्लियर है? बोलो। बंद हो जाएगा। और ये कनेक्शन क्यों रखते हैं? ताकि सेल आपस में कम्युनिकेट कर सके, बात कर सके। क्या करना है हमें, मिलके कुछ करना है क्या? जब आपस में बात नहीं करनी उस गैप को बंद कर दो। क्लियर है? ये नोट कर लेंगे। ठीक है। सुभाष सर कहां से आ रहे हैं? तुम्हारी क्लास होती है सुभाष सर की? भी नहीं, एक बार हुई थी। बैच कौन सा तुम्हारा? कोई बैच नहीं, शाबाश। फिर बोले भाई मैं तुम्हें सेकंड आगे पढ़ा रहा हूं तो 1 कैसे हुआ, है ना? क्या चीज कह रहा है? ये बैच पहले स्टार्ट हुआ था, भूल गए, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? तो इसका मतलब नंबर तेरे कम आए तो मैं ज्यादा पीटूंगा तुझे, ये ध्यान रखियो। हाँ, है ना? हाँ, लात भात खिला देंगे, नहीं पिटाई करेंगे। बेटा सीरियस रहो थोड़ा सा, इसको खत्म, इसको लिख लो एक बार। हाँ बेटा, उनमें कोई कनेक्शन नहीं होता आपस में। मैं कह रहा हूं 2 गैमेट आपस में जुड़े होते नहीं, तो उनमें तो कनेक्शन ऑटोमेटिकली टूट गया। कौन सा? प्लाज्मोडेस्मेटा वाला। वहां भी मिडल लेमेला नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जब मैं तुम्हें वो पढ़ाऊंगा ना, क्या नाम है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में, वहां पे मैं वो चीज पढ़ाऊंगा कि किस तरीके से वो करते हैं उस चीज।
लिख लो बेटा एक बार, बस खत्म कर दिया इसको। है, दोबारा बोल। हाँ हाँ, मिडल लेमिला सिर्फ प्लांट में बनता है। प्लाज्मोडेस मेटल कनेक्शन, सेल मेम्ब्रेन भी नहीं होगा और वो भी नहीं होगा, सेल वॉल और मिडल लेमिला। जल्दी बोलो, और क्या बोल रहे हो? हैं, सेल मेम्ब्रेन टूट जाता होगा यार। सेल मेम्ब्रेन उतनी जगह पे नहीं बनेगा, और सेल मेम्ब्रेन वैसे भी बहुत ज्यादा वो नहीं करती प्रॉब्लम। ठीक है, तुझे एनसीईआरटी ने सिर्फ सेल वॉल लिखा है, और